नॉर्मल सा सेंटेंस है, शब्दों की भूमिका क्या होती है मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जाने दो मत रोको, राइट, जाने दो मत रोको। तो किसी ने लिखा था कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सको तो जी हजारों के लिए, जी सको तो जी हजारों के लिए। क्या बात। तो समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, समय का सही उपयोग कर कर आगे बढ़ना है। हेलो एवरीवन, बहुत लंबे अंतराल के बाद आज जी मंच पे हम लोग फिर से दोबारा से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो एक ऐसी शहर की जानी मानी नाम पहचान लिए हुए आज हमारे बीच में हैं, जिन्होंने एज एन सोशल एक्टिविस्ट, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन मोटिवेशनल स्पीकर अपना शहर में एक वर्चस्व फैला रखा है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है जी मंच का, कि कैसे वो यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, कैसे वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, कैसे वो अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं और कैसे इस शहर की ग्रोथ में वो एक पार्टिसिपेट करते करते इस शहर को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। तो आप और मैं स्वागत करते हैं अंजलि गुप्ता बत्रा जी का। नमस्कार मैम। थैंक यू सर। आपका जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी, बात करी और काफ़ी टाइम से हम लोग इस पॉडकास्ट की बात कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा एक इनिशिएटिव है जी मंच का, और हम लोग अपने मंच पे ऐसी लोगों को लेके आते हैं ताकि वो शहर को और शहर के लोगों को मोटिवेट कर सकें, और शहर में जो भी मुद्दे हैं या जिन बातों को हमें नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग बात नहीं करते, उन बातों को हम अपने मंच पर लेके आए ताकि लोगों को जानकारी भी मिले, मोटिवेशनल भी चीज़ें भी पता चलें। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा, और साथ साथ छोटा सा एक आपका अगर इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए तो वो भी एक अच्छा रहेगा, फिर हम आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बधाइयाँ देना चाहूँगी जी मंच को, क्योंकि काम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन काम को लोगों के सामने प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी कला है। और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ सुमित जी, कि आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप ग्वालियर के और ग्वालियर के बाहर के भी लोगों को यहाँ पर लाकर प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और जैसा कि आपने कहा कि मेरा एक संक्षिप्त परिचय, पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि गुप्ता बत्रा है और ग्वालियर शहर में ही जन्मी हूँ, और शायद लगता है कि ग्वालियर में ही अंतिम सांसें लूंगी। तो बस व्यापार के क्षेत्र में अगर बात करें तो हमारा छोटा सा व्यापार है, जिसमें विशाल विंडो कूलर, विशाल ऑफिस फर्नीचर, विशाल होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक, और उसके साथ में अभी हमने अपना एक नया वेंचर यहाँ पर और ऐड किया है रिजुल फर्नीचर के नाम से, जो कि काफी पुराना वेंचर है, पर हमने इसको 1.5 साल पहले टेक ओवर किया है। तो ये छोटा सा हमारा व्यापार की डिटेल है। और उसके अलावा कोशिश रहती है जीवन में कि अगर भगवान ने हमें एक जीवन दिया है तो हम उस जीवन का सही उपयोग कर पाए। तो समाज के क्षेत्र में, समाज के लोगों के लिए मेरा हमेशा एक ही विचार रहता है कि हम किसी भी तरीके से अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो उससे बड़ी हमारी कोई भी चीज नहीं हो सकती है। तो एक कोशिश है कि समाज के लोगों की मदद कर पाऊं मैं यहाँ पर। बहुत शानदार मैम। इसके अलावा मैंने जैसा आपका प्रोफाइल भी चेक किया, आप थोड़ा, मैं काफ़ी टाइम से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ, तो एज एन सोशल एक्टिविस्ट मैं आपको काफ़ी एक्टिव पाता हूँ। शहर में अगर कहीं पर भी कोई सोशल एक्टिविटी हो रही है या कोई भी इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, तो जो कुछ लोगों का नाम उसमें निकल के आता है, तो डेफिनेटली आपका नाम उस लिस्ट में ज़रूर होता है। और शायद ही ऐसा कोई प्रबुद्धजन होगा शहर का जो आपको नहीं जानता होगा। तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट, एक बिजनेस, और साथ साथ आपका एक एज एन मोटिवेशनल स्पीकर, ये तीन इतने बड़े बड़े आप अपने आप में पिलर्स हैं, क्योंकि इंसान के लिए एक चीज में ही परफेक्ट कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप ये तीनों चीजें, और साथ में चौथा स्तंभ होता है परिवार। तो इन चारों स्तंभ के साथ आप इतनी शानदार तरीके से चीजों को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और मतलब बैलेंस कैसे बना रहे हैं लाइफ का, क्योंकि आई थिंक यूथ भी ये प्रोग्राम देखेगा और उनके लिए भी एक मोटिवेशनल चीज होगी कि यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ही चीज को अच्छा नहीं कर पाते। आप इतनी अच्छी चीजें इतने सारे एक साथ कर रहे हैं, क्या कारण है इसका?
देखिए सुमित जी, भगवान ने हमें एक जीवन दिया है और 24 आवर्स हर किसी की जिंदगी में है। तो मैं यहाँ पे यूथ को भी बोलना चाहूंगी कि भगवान ने 24 घंटे ही दिए हैं हमें एक दिन में, और उन 24 घंटे को हम किस तरीके से यूज करते हैं ये हमारे ऊपर है। ये बात सही है कि एक महिला के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे उसके परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे उसके व्यापार की जिम्मेदारी हो या सामाजिक जिम्मेदारी हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा अगर कोई सपोर्ट करता है तो उसका परिवार ही करता है। तो आज अगर इन सारी चीजों को मैनेज कर पा रही हूँ तो उसमें मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी अपनी फैमिली को, क्योंकि अगर मेरा फैमिली मेरा सपोर्ट ना करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो सारी चीजें, और महिला को भगवान ने एक ऊपर से ना कुछ एक्स्ट्रा देके भेजा है। सॉरी टू से नहीं, सही बात है। मतलब आप देखिएगा कि महिला के अंदर जितनी पावर होती है, महिला के अंदर जितनी सहन शक्ति होती है, वो किसी के अंदर नहीं हो सकती। Correct. जब एक नारी माँ बनती है तो वो जितनी पीड़ा को सहती है, वो कहा जाता है ना, जाने कितनी हड्डियां टूटती हैं, उतना पेन होता है जब वो प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म देती है। तो नारी भगवान ने एक स्पेशल रूप से बनाई है और उसमें बहुत सारी सहन शक्ति दी है, और उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बाय बर्थ ही शामिल होता है कि वो कैसे अपनी चीजों को मैनेज करती है। सिर्फ इसमें एक ये है कि आपके पास समय उतना ही है, आप उसको कब, किस समय और कहाँ यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें जाती हैं। हम उसी समय को अपने मोबाइल में खराब कर रहे हैं, या हम उसी समय को किताब पढ़ने में खराब कर रहे हैं, या हम उसी समय को अपने व्यापार के लिए यूज कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो एक समय में आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बात होती है ऐसे कि यार बहुत बिजी रहते हैं, मैंने बहुत सारी महिलाओं को भी देखा है जिनके पास सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन सुमित जी, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये कहूंगी कि नहीं, आई एम फ्री। आप अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो बहुत सारे एंगेजमेंट्स के बाद भी आप बिजी रह सकते हैं, और आप चाहें तो एक एंगेजमेंट ना हो फिर भी आप घर के कामों में भी व्यस्त रह सकते हैं। आज अगर हम देखें अंबानी जी को, उनके पास भी 24 घंटे हैं। अगर हम आज हमारे मतलब अगर मैं मानूं कि सबसे बड़े जो बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं, अब्दुल कलाम जी, आप देखिए उन्होंने भी तो कितना, उसी समय में से उन्होंने कितने आगे बढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी को, तो उनके पास भी वही समय। अगर हम एजुकेशन फील्ड में बात करते हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ उतना समय है, लेकिन आज वो ग्रो करने में लगे हुए हैं। तो लाइफ जब तक हमारा साथ देती है, जब तक हम सीखने की और उसको आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति में रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली मैंने भी कहीं पे एक चीज पढ़ी थी कि जीवन में समय सबको बराबर दिया है ऊपर वाले ने। हो सकता है परिस्थितियां थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन जो समय का सदुपयोग कर रहा है वही कुछ ना कुछ पाता है। तो वो एग्जाम्पल आपने एक सेट किया हुआ है अपनी लाइफ में कि आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें अचीव की हुई है। तो ऐसे क्या चीजें रही आपकी लाइफ में जो, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, क्योंकि बिना चैलेंज के लाइफ निकालना या निकलना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी, आप कितनी भी सुविधाएं हो जीवन में, लेकिन डेली चैलेंजेस भी होते हैं हमारे पास, बिजनेस चैलेंजेस भी होते हैं, सोशल चैलेंजेस भी होते हैं। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनको आपको लगता है कि जो आपके अकॉर्डिंग चैलेंज वाली कैटेगरी में आएगा, जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये चैलेंज है मेरे लिए या मैंने इसको फेस किया है? क्योंकि अगर वो चैलेंजेस के बारे में अगर लोगों को पता लगे तो हो सकता है वो भी जिस चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो उन्हें भी समझ में आएगा कि हमको इन चैलेंजेस को पार कैसे पाना है। देखिए सुमित जी, जीवन इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। आज अगर आप और हम बाहर निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि इनकी जिंदगी बहुत आसान है और कितने, मतलब भगवान ने इनको कितना अच्छा, जैसे आज हम किसी अपने से आगे ऊपर वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हमें लगता है यार ये कितना अच्छा है, भगवान ने इसको कितना ब्लेस किया है। Correct. लेकिन ये मैं मानती हूँ कि लाइफ इतनी इजी नहीं है। लाइफ हमें इतने सारे चैलेंजेस देती है, और जो व्यक्ति उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मेरी लाइफ बहुत अलग जर्नी से गुजरी हुई है। मतलब मेरी लाइफ ने जितने ज्यादा अप डाउन देखे हैं, मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ उतने अप डाउन देखे। बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आई जिंदगी में जहां हमने कई बार एक होता है ना कि अपने आप को कि नहीं मेरी लाइफ शायद यहाँ पर खत्म हो जाएगी। कई बार मतलब मैं कोई एग्जांपल अगर आप लेना चाहें या कोई ऐसा वाक्य है जो आप बताना चाहें।
देखिए मेरी जिंदगी की स्टार्टिंग मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। एंड एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब वो बिजनेस फील्ड में आती है। एंड मेरा जो बिजनेस शुरुआत रही वो लोग सोच भी नहीं सकते। मेरी पहला बिजनेस जो मैंने जॉब भी किया हुआ है। अच्छा। यस मैंने शायद ये चीज लोगों को नहीं पता हाँ, होगी। ये काफी लोगों को नहीं पता ये होगी। किसी ये एक को नहीं पता। नया अपडेट है। 2000 नहीं, आई थिंक 1998 हाँ, 1999 इज Okay. वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ। मैंने नौकरी भी की हुई है कहीं पर। Okay. मैंने एक कंपनी में छोटे से स्तर पे, एक मैंने स्कूल में टीचिंग भी की हुई है। Okay. उसके बाद मैंने मेरे फादर के स्कूल हुआ करते थे तो मैंने उनको भी संभाला। देन मेरी लाइफ ना उससे सेटिस्फाई नहीं थी। मतलब मुझे कुछ अलग करना था तो मैंने एक इंडस्ट्री डाली। स्टार्टिंग इज माय लाइफ कॉरुकेटेड बॉक्स की इंडस्ट्री, कार्टन्स बनाने की इंडस्ट्री। Okay. और जिसमें हम सप्लाई किया करते थे वाइन इंडस्ट्री को। अच्छा। एक फीमेल के लिए इस फील्ड में आना, मेरी सप्लाई चलती थी रायरो डिक्सलरी में। Okay. जहां पर हमारा लाखों का ऑर्डर रहता था उस समय। मतलब 2000 की बात कर रही हूँ तो उस समय हमारा टर्नओवर अच्छा हुआ करता था, बट फील्ड बहुत डिफरेंट थी। एक महिला के लिए इस फील्ड में बिजनेस करना बहुत चैलेंजिंग। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती। उस समय मैंने सोचा भी नहीं था, बस कदम रख दिया। क्योंकि उस समय मैं कितने 20 साल की एक लड़की जो ठीक है कर लेते हैं, कुछ तो करना ही है। उसमें मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे मदर ने मुझको बहुत सपोर्ट किया। मैंने स्टार्टिंग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बैंक से लोन लिया। ये किसी को नहीं पता होगा क्योंकि एक होता है ना कि कुछ अपना करना है, और वो मैंने अपना किया था। कि हाँ, बैंक से मैंने लोन लेके उसको स्टार्ट किया। बट मेरे लिए 15 सालों में मुझे बहुत सारे टास्क को फेस करना पड़ा। क्योंकि जो मेरी फील्ड थी वो ऐसी थी जहां पर मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात करनी होती थी जो बहुत इजी टास्क नहीं होता। कई बार मैंने इस बात को फील किया कि यहाँ पर एक पुरुष होता तो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता। मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि आपने वो बिजनेस को ड्रॉप या फिर पॉज क्यों किया, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि नहीं, मैं उससे सेटिस्फाई थी। मुझे उस बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके, एक नॉर्मल फील्ड होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, और आप जिसको सप्लाई दे रहे हैं, अगर वो मेल है तो भाई आप रात को कहीं पार्टी में, कहीं पर होटल में बैठ के आप डिनर कर सकते हैं। आप कहीं ड्रिंक पार्टी ले सकते हैं ये। लेकिन फीमेल्स के साथ ये सारी बाउंडेशन हो जाती है। इट्स नॉट, वो कहीं पर डिनर भी ऑफर नहीं कर सकती क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं। तो मेरे लिए ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। मैंने उसको एक अलग तरीके से फेस किया कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें इन सारे कामों को करना होगा, कि हमें अपने सप्लायर को पार्टी देनी होगी। मैंने इन सबको अवॉइड करके हमने अपने क्वालिटी को फोकस में रख के, हमने अपने टाइम को फोकस में रख के, कि अगर आप हमसे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टाइमली माल मिल रहा है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। हमने इस तरीके से अपने बिजनेस को इसको ग्रो किया था। बट मेरे को अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब मेरा जो टर्नओवर रहता था वो अच्छा खासा होता था। आई एम सेटिस्फाइड। बट कोविड आया 2020। तब तक मेरी इंडस्ट्री थी। 2000 में मैंने अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। 20 साल तक ट्रांसपोर्ट नगर में मेरी इंडस्ट्री रन कर रही थी और अच्छा खासा मेरा टर्नओवर था। लेकिन जब कोविड आया, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ना, ये पूरा स्टाफ बेस होता है। कोविड के टाइम पे मेरे स्टाफ के साथ मैंने उसको पूरा कंटिन्यू किया था। लेकिन जब कोविड के बाद जब काम आना शुरू हुआ तो स्टाफ को काम करने की आदत छूट गई थी इन 2 सालों में, 1.5 साल में। तो फिर उस समय मुझे थोड़ा सा स्टाफ की तरफ से मुझे जो प्रॉब्लम आ रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ से वापस आना है। तब मैंने वहां से अचानक 2021 में अपनी उस इंडस्ट्री को वाइंड अप कर दिया था। और ये वाला फील्ड तो हम स्टार्ट कर ही चुके थे। विशाल हमारा करीबन 2006 का ब्रांड है और हम 2006 से इसमें भी रन कर रहे थे। लेकिन मैंने अपना पहला बिजनेस उस स्थिति में बंद किया था। तो एक नया लोगों के लिए एक अपडेट है कि जहां तक मुझे पता है कि मतलब मैंने तो आपको इसी वाले पार्ट में देखा है, तो वो एक वाला नया पार्ट अब हमारे पास आ चुका है। तो जहां तक चैलेंजेस की आपने जैसे बात करी, अगर मैं सम अप करूं तो चैलेंजेस लगभग ऐसा कोई इंसान नहीं है पृथ्वी पर जिसको चैलेंजेस लाइफ में नहीं आए। और चैलेंजेस के बिना आई थिंक जीवन
बेकार ही है। अगर चैलेंज नहीं होगा तो हम चीजों को एंजॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप चैलेंज को पूरा करते हो तो जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है उस चीज को खत्म करने के बाद, वो एक अलग ही फीलिंग लेके आता है। तो बिजनेस चैलेंजेस की तो बात हो गई। सोशल एक्टिविटीज आपकी काफी ज्यादा रही हैं, मतलब मैंने आपका जितनी भी जर्नी देखी उसमें आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, चाहे वो यूथ एम्पावरमेंट हो या फीमेल या के प्रोजेक्ट्स हो, अलग अलग कैटेगरीज आपने कवर अप करी हैं। तो ये थॉट प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ आपका, और वो कितने प्रोजेक्ट्स को अगर कोई ऐसा हाईलाइट आप करें कि हाँ जो हम टॉप 2 या टॉप 3 अगर कोई बोले काम आपने ऐसे किए हो। ऑब्वियसली सोशल एक्टिविटीज लोग बताना नहीं चाहते, अच्छी बात है, लेकिन अदर लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भाई अगर आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो वो करते रहो, बट थोड़ा सा कहते हैं ना बैक टू द सोसाइटी। तो ऐसे 2-3 चीजें आप बताना चाहें अगर, और क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस है, जर्नी कब से स्टार्ट हुई, ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए ये मेरे अगर कोई पूछे ना कि आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा क्या है, तो मैं कहूँगी मेरे दिल के करीब सिर्फ यही है, सोशल एक्टिविटीज तो मैं करती रहती हूँ। और जो आपने एक और कहा ना कि चैलेंजेस, अगर आपकी लाइफ में चैलेंज नहीं आ रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी लाइफ को सक्सेस नहीं मिलेगी। करेक्ट। अगर चैलेंज है और आप कभी भी हार रहे हैं, आप फेलियर हो रहे हैं, तो ये आपकी सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है। आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि लाइफ सीधा स्मूथ चल रही है, बिल्कुल बढ़िया है, तो आप ये मानिएगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ धीरे धीरे डाउन हो रही है। करेक्ट। अप नहीं जा रही है, स्ट्रेट भी नहीं चल रही है, आपकी लाइफ डाउन हो रही है। तो चैलेंजेस एंड फेलियर लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है, जो हमें हमेशा स्माइल करते हुए एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड अगर मैं सोशल की बात करूं, देखिए हर कोई व्यक्ति होता है जो एक लाइफ में फन भी चाहता है, इंजॉय भी चाहता है। तो जब मैंने सोशली एंटर किया था तो मैंने जेसीस, लायंस, रोटरी, भारत विकास पे काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने एक फन मोमेंट के साथ इनमें एंट्री किया था, क्योंकि हमारे माइंड में ये होता था कि क्लब मतलब एंजॉयमेंट, मतलब मेरा भी कंसेप्ट यही था कि यार क्लब ज्वाइन कर रहे हैं तो एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है पार्टी होती है, पार्टी में जो एक सबकी मेंटलिटी है, मैंने उसको ज्वाइन किया। एंड मेरा जो क्लब कल्चर जो मैंने स्टार्ट किया था 2006 से मैंने इसको स्टार्ट किया। एंड 2006 से करीबन 6-7 साल मैंने इसको इसी हिसाब से रखा। मैं जाती थी, अपना एंजॉय करती थी और वापस आ जाती थी। बट 2013 माय लाइफ टर्निंग पॉइंट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि 2013 में मेरी जिंदगी का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, और आज जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। 2013 में मैं रोटरी क्लब वीरांगना की प्रेसिडेंट बनी। एंड जब मुझे प्रेसिडेंट का ऑफर आया तो मैंने कहा ठीक है, बन जाते हैं, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि उस प्रेसिडेंटशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद और लोगों के दर्द को देखने के बाद मैं शायद इस मुकाम पर आके खड़ी हो जाऊंगी। 2013 में जब मैं इसकी प्रेसिडेंट बनी तो एक होता है कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हैं, कहीं हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, कहीं हम ट्रेनिंग्स करते हैं। तो मैंने जब इसकी स्टार्टिंग किया, तो जब मैंने इन प्रोग्रामों में जाना शुरू किया, जब मैंने लोगों के दर्द को समझना शुरू किया, तो मुझे लगा कि नहीं, हमें लोगों के दर्द को कम करना हम कर सकते हैं। क्योंकि उस समय मुझे एक चीज समझ में आई कि भगवान खुद नहीं आता धरती पर, भगवान तो सिर्फ हमें जन्म देता है, मतलब हमें भेज देता है इस धरती पर, लेकिन भगवान के रूप में इंसान आता है लोगों की मदद करने के लिए, कोई जरिया भेजता है, कोई जरिया भेजता है। तो मुझे लगा कि शायद मैं किसी व्यक्ति की मदद कर मैं, भगवान ने मुझे जरिए के रूप में भेजा है। और उसके बाद मैंने जो अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, मैं आपको काउंटिंग नहीं बता सकती कि आज तक मैंने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, क्योंकि अगर मैं काउंटिंग करने बैठूंगी तो शायद मैं खुद ही नहीं गिन पाऊंगी। नहीं, हमने थोड़ा सा रिसर्च किया, हमारी टीम ने चेक किया, तो वो 1000 के आसपास, 1200, हमने जो काउंटिंग किया था 700-800 के बाद फिर हमने काउंटिंग ही बंद कर दी क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट थी। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे टॉप 3 या टॉप 4 ऐसे कोई आपको जी अगर आप मेरे कहेंगे कि मैम आपके ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके दिल के करीब है। हाँ, करेक्ट। सो मेरे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मेरे दिल के करीब है, जैसे कि हमारा सेंट्रल जेल में
ओके। वहां पर हमारा एक मोटो रहता है कि हम लोग जो सेंट्रल जेल की महिलाओं के लिए या सेंट्रल जेल के पुरुष भाइयों के लिए हम लोग ट्रेनिंग करते थे। हम लोगों ने कंटिन्यूटी में वो ट्रेनिंग किया और उससे लोगों के अंदर बदलाव आया। मतलब इतना बदलाव मुझे देखने को मिला कि लोगों की लाइफ को मैंने बदलते हुए देखा। जो लोग क्राइम करते थे, जो लोग क्राइम करके कंटिन्यू जेल जाते थे, वो रेशो कम हुआ। मतलब जब हमने वहां पर पुरुष जेल में हमने जीवन एक वरदान के नाम से अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, तो भोपाल से हमारे पास स्पेशली लेटर आया कि आप इस ट्रेनिंग को महिला कैदियों के लिए भी शुरू करें। तो फिर हमने इस ट्रेनिंग को हमने और भी है राहें के नाम से महिलाओं के लिए, नई राहें के नाम से हमने महिलाओं के लिए शुरू किया और उससे मैंने बहुत ज्यादा चेंजेस लोगों में महसूस किए। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम और चलता है जो हम लोग जो आज का युवा, मैं यहाँ स्पेशली कहना चाहूंगी कि युवा हमारे देश का भविष्य है और कहीं ना कहीं युवा भटक रहा है। वो कॉलेज स्कूल के दौरान कहीं ना कहीं नशे का आदी होता जा रहा है। हाँ, सही बात है। मैंने इस दर्द को जब मैं नशा मुक्ति केंद्र में गई, एक नॉर्मली प्रोग्राम में मैं गई थी, तब मैंने इस दर्द को वहां महसूस किया। तो हमने और भी है राहें के नाम से हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां पर प्लान किया और मेरा हर महीने वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसका उद्देश्य हमारा सिर्फ एक ही है कि युवा को हमें नशे से बाहर लेकर आना है। तो उससे भी मैंने लोगों में बदलाव फील किया। मतलब ये बदलाव मैं खुद नहीं कहूंगी, अगर आप चाहें तो आप वहां चल सकते हैं और लोगों के वहां जब आप इंटरव्यू लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो लोग पहले वहां नशा करते थे, आज की वहां वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व में आके वो वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरे इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग और यूथ के लिए हमारी ट्रेनिंग्स काफी चलती हैं, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति को अवेयर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को स्किल करना आई थिंक सबसे बड़ा काम है। अगर आप किसी को स्किल्ड कर देते हो तो उसकी लाइफ आप चेंज कर देते हो, क्योंकि जिस स्थिति में वो है, अगर आपको उसकी स्थिति बदलना है तो ज़्यादातर मैंने देखा है काफ़ी लोग और भी सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। मैं भी काफ़ी उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो मेरा भी ये मानना है और मैंने जो कर रहे हैं उनसे भी जो बात चर्चा करी, तो जो कॉमन चीज़ निकल के आई वो यही आई कि अगर आप किसी की परिस्थिति बदल दें, आप उसको छोटा मोटा हेल्प कर सकते हो, वो 1 आध 2 दिन 4 दिन के लिए वो चलो चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एजुकेट कर रहे हो या आप उसके अंदर कोई स्किल डेवलप कर रहे हो तो डेफिनेटली वो उसकी लाइफ को चेंज कर देगा। बिल्कुल। और जब वो लाइफ चेंज होगी तो जो जिस प्रॉब्लम के लिए आप उसको सपोर्ट कर रहे थे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि आप लोगों को उनकी स्थिति से, उनकी परिस्थिति से ऊपर उठा रहे हो। वो बहुत जरूरी है। देखिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, इस समाज की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, और अगर हम भागेंगे तो आगे कौन आएगा। करेक्ट। क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। जीवन यहाँ नहीं है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चों के साथ मेरा समाज, जिस समाज के साथ मुझे रहना है, जिस समाज में मेरे बच्चों को बड़ा होना है, उस समाज के प्रति बहुत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक और प्रोजेक्ट हाथ में लिया। अभी मैंने 2 गवर्नमेंट स्कूल जो ग्वालियर में है, उन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम जो हमने खुद ने तैयार किया है। क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। हमारे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उन बच्चों के प्रति ये फैसिलिटी ला सके? तो फर्स्ट हमने यहाँ जिंदगी शामली पर एक स्कूल है जहाँ पर हमने एक स्मार्ट क्लासरूम बनाया है बच्चों के लिए, एंड बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसके साथ में हम लाइब्रेरी बना रहे हैं बच्चों के लिए, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों, अगर आज के समय में अगर हमारा सही दोस्त कोई है तो वो किताबें हैं। करेक्ट। और बच्चों का लगाव किताबों से कम होता जा रहा है। आप अपने समय को याद करिए, हम लोग किताबों से पढ़ते थे। आज के समय को आप याद करिए, हम लोग मोबाइल के आदी हो गए, हमारे बच्चे मोबाइल के आदी हो गए, और जो कहीं ना कहीं हमारे भारत को नीचे ला रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छी चीज है, हम इसको किस वे में यूज कर रहे हैं। हम इसको अगर नॉलेजेबल वे में यूज कर रहे हैं, इट्स गुड, बट ऐसा होता नहीं है। तो हमने 2 स्कूलों में हम लोग लाइब्रेरी बना चुके हैं, 2 स्कूलों में हमारी और प्लानिंग चल रही है उसके। हमने सेमिनार हॉल्स बनाए हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को एक अच्छी फील आ सके। उसके अलावा हम लोग स्मार्ट क्लासरूम, क्योंकि बच्चों की अगर शिक्षा एक अच्छे माहौल में होगी तो यही बच्चे आगे जाके कुछ नया करके दिखाएंगे। करेक्ट।
एज एन यूथ, जैसे हम अगर अपने शहर की बात करें या शहर के बाकी, जैसे हमारा मोटिव रहता है कि जो शहर का यूथ है वो किस तरह मॉडिफाई हो। हम लोगों ने जब बाकी शहर से कंपेयर किया तो अपने शहर में जो बच्चे हैं या जो पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी हमको महसूस हुई। तो हमारी कोशिश यही है कि हम उनको ऐसी रास्ते और ऐसी राहें दिखाएं जो शायद हमारे टाइम पे दिखती थी, पर अब वो सोशल मीडिया, रील और इस सारे कल्चर के अंदर कहीं दब के रह गई हैं, और उनमें बेसिक जो एक एथिक्स हैं और वो सब चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और हर फैमिली का, हर पेरेंट का एक चैलेंज है कि वो उस एनवायरनमेंट से बच्चे को बाहर कैसे निकाले। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप इतनी चीज़ें फेस कर रहे हो, आप इतनी चीज़ें जो कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि जो यूथ है या जो स्कूल खत्म कर रहा है, एंड पे है, कॉलेजेस में जो बच्चे हैं, उनके लिए सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है? हालांकि सबको पता है, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट एज एडवाइस की तौर पे अगर आप बताना चाहें, जो पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो और स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, यूथ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। देखिए, पहले तो मैं कहूंगी हमारे ग्वालियर के यूथ में बहुत ज्यादा कैलिबर है, बिल्कुल है, बहुत कुछ कर सकता है। करेक्ट। लेकिन क्या है कि हनुमान में की शक्ति बहुत थी, लेकिन उसकी शक्ति बताने के लिए लोग चाहिए थे। हम कहीं ना कहीं, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को मोटिवेट करने के चक्कर में डीमोटिवेट कर देते हैं। क्योंकि आज के टाइम में पेरेंट्स की आशाएं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमें हमेशा दूसरा बच्चा अच्छा लगता है, दूसरे का बच्चा अच्छा लगता है, अपना नहीं लगता। हमें अपना बच्चा अच्छा नहीं लगता। तो आपको उसकी ताकत उसको बताना पड़ेगी, आपको उसकी क्वालिटी उसको दिखाना पड़ेगी। क्योंकि मैं अपने ग्वालियर के जो यूथ को देख रही हूँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ, जब मतलब उनका माइंड इतना ओपन है, उनके अंदर इतने सारे कंसेप्ट्स हैं काम करने के। अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो ग्वालियर में जो स्टार्टअप चल रहा है वो कहीं नहीं चल रहा। अभी मैं एक बच्चे से मिली थी जिसने पेंसिल बनाई है कागज से, तुलिका पेंसिल। हाँ, मैं भी सो मतलब इस तरीके के बहुत लोग हैं। मतलब मैं तो एक की जिक्र कर रही हूँ। ग्वालियर का यूथ बहुत आगे, सिर्फ और सिर्फ उसको सही राह दिखाने की जरूरत है। एनर्जी बहुत है, एनर्जी बहुत है। आपने सही एग्जांपल लिया कि हनुमान जी में शक्तियां थी, बस जामवंत ने उनकी शक्तियां याद दिलाई और सही शक्तियां याद दिलाई। तो हर एक, मेरे ख्याल से अगर उसको इस तरीके से बोले कि माँ बाप को या पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि उस बच्चे के लिए जामवंत कौन हो सकता है, क्योंकि सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन अगर उसे मिल जाएगी तो डेफिनेटली वो लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएगा। और एक बात और, बच्चे के लिए जो सही जामवंत होता है ना, वो उसका गुरु होता है, उसका टीचर होता है। करेक्ट। और मेरा हमेशा टीचर से एक ही रिक्वेस्ट होती है, जैसे मेरे सेशंस होते हैं स्कूल से, में भी मेरे काफी सेशंस रहते हैं, तो मैं टीचर्स को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए, जो बेस्ट है आप उसको, तो बेस्ट है ही वो तो, लेकिन जो बच्चा लास्ट रो में बैठा हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको आगे कैसे लेकर आएंगे। अभी क्या होता है कि जो बेस्ट है उसी के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, सही गुरु वो होता है जो बच्चे को प्रेरित करे आगे आने के लिए। क्योंकि जो अच्छा टीचर है ना, वो बता रहा है ये। जो श्रेष्ठ टीचर है वो सिखा रहा है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ टीचर है वो प्रेरित करता है। तो गुरु एक बहुत अहम भूमिका रखता है। गुरु ही वो जामवंत है जो उसको हनुमान को, मतलब हनुमान की शक्ति याद दिलाने के लिए, उस बच्चे की शक्ति याद दिलाने के लिए गुरु की जो भूमिका है वो कोई नहीं ले सकता। क्योंकि गुरु उस शिल्पकार की तरह है जो एक मार्बल, एक आपने पत्थर देखा होगा नॉर्मल, उस पत्थर को शिल्पकार लगातार छेनी हथौड़े के वार से मारता रहता है और वो मार मार के एक सुंदर सी प्रतिमा बना देता है। और जब वो सुंदर सी प्रतिमा बन जाती है तो वो किसी मंदिर में होती है। गुरु भी उसी की तरह है। गुरु उस पत्थर पे लगातार वार कर रहा है, लगातार उस इंसान को निखारने की कोशिश कर रहा है। जो निखर जाता है वो टॉप पर पहुंच जाता है, और जो निखर नहीं पाता है वो वहीं रह जाता है। अब आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा इसमें बीच में छेड़ा कि जो लास्ट बेंच के जो बच्चे हैं, हर स्कूल में, हम अच्छे स्कूल की बात करें, एवरेज स्कूल की बात करें, उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ एक बड़ी समस्या है। क्योंकि बच्चा तो उनका या तो शैतान है या कम पढ़ता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी वो शायद क्लास में सबसे पीछे है। लेकिन क्या पेरेंट्स को भी उन बच्चों के साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा उनके साथ क्लास में या टीचर्स कर रहे हैं, या उनके लिए आप कुछ अलग से मैसेज देना चाहिए? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा, मेरा ये मानना है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो बैक बेंचर्स कहलाते हैं, आइडियली दुनिया में जितने बड़े साइंटिस्ट हुए या जितने बड़े इस तरह के लोग हुए, वो कहीं ना कहीं पहले
पीछे बेंच पे ही बैठा करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, मैं उन्हीं का नाम मेरे माइंड में हाँ, आया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन शायद सभी लोग जानते हैं उनको। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो बैक बेंचर्स थे और उनको अक्षर का ज्ञान और ये सब वर्ड्स वगैरह पढ़ने में बड़ी परेशानी होती थी शुरू में, लेकिन आज हम सब, आप और मैं, हम उसको अच्छे से जानते हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ इतने कंफर्ट जोन में है बैठे हैं, राइट। तो अगर इस तरह के जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये सोच रहे हैं कि बहुत वीक हैं पढ़ने में या वो किसी एक्टिविटी में वीक हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? एक देखिए नॉर्मल सा सेंटेंस है, शब्दों की भूमिका क्या होती है मैं आपको यहाँ बताऊंगी। जाने दो मत रोको, राइट, जाने दो मत रोको। दोनों का कितना फर्क है। जब मैं एक वर्ड बोलती हूँ जाने दो मत रोको, इसका सेंस है कि जाने दो मत रोको, नेगेटिव हो गया। लेकिन उसी को जब मैंने इसको बोला जाने दो मत रोको, तो एक वो हो गया कि एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो हमारे जो शब्द होते हैं वो इतने पावरफुल है कि हम अपने बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर हम बच्चे को बार बार एक ही बात बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो, तो बच्चे को वर्ड्स का फर्क पड़ता है। तो मेरा यहाँ सभी पेरेंट्स से एक निवेदन है कि आप अपने बच्चों के साथ कभी भी निगेटिव टॉक ना करें। अपने बच्चे को, पता नहीं, मुझे नहीं लगता, हो सकता है बहुत से पेरेंट्स रोज उनसे आई लव यू बोलते हो, लेकिन मेरा कहना यहाँ पर ये, आप अपने बच्चे को बताएं कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, वो आपके लिए कितना प्रीशियस है। पहले के जमाने में ये होता था कि पेरेंट्स ये कहते थे कि हम अगर बच्चे को बता देंगे कि वो हमारे लिए कितना प्रीशियस है तो वो सर पे चढ़ जाएगा। मैं वही पूछने वाला था। लेकिन आज का टाइम वो नहीं है। पहले के बच्चे, आप एक बात बताइए, पहले हमारे हाथ में मोबाइल कब आया था? 2000 के, शायद 2000। कितने साल के थे आप? स्कूल में थे शायद, एंड में था स्कूल, कॉलेज स्टार्ट हो रहा था। जब हम 19-20 साल के हो गए थे तब हमारे हाथ में मोबाइल आया था और हमें पता पड़ा था कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है। लेकिन आज का बच्चा जब 2-6 महीने का होता है तब से उसके हाथ में मोबाइल है। तो आप उस समय को आज के समय से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि बेटा तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं तुझसे प्यार करता या करती हूँ, तेरे बिना हमारी जिंदगी नहीं है। वो बच्चा जब आपकी बातों को सुनेगा, वो फील करेगा, तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आपके प्रति आदर, एक आपके लिए प्यार और एक आपके ऑनेस्टी ऑनेस्टी बढ़ेगी। मैं कहीं पे किसी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनका कहना ये था कि ये इससे पहले कि बच्चा रील पे वो चीज किसी और से सुन ले, अगर आप उसे बता रहे हैं कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो शायद वो आपको वैल्यू देगा। और अभी प्रॉब्लम यही हो रही है कि बच्चे जो हैं, जो माँ बाप को जो उनसे जो बोलना चाहिए वो उससे पहले रील पे सुन लेते हैं। वो प्रॉब्लम ये है ना कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, और वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको चेंज करना होगा। मतलब आज की जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उनका ट्रांजिस्ट मोड जो है, जो चेंज होने का मोड है, बहुत फास्ट है। तो हमसे पहले की जो जनरेशन थी वो शायद ऑलमोस्ट उनके पहले की जनरेशन से लगभग 19-20 थी। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज इतना ज्यादा हुआ है कि हमको बहुत तेजी से चेंज होना पड़ेगा। कि बच्चे तो ऑलरेडी एडवांस पैदा हो रहे हैं, बच्चों को सब पता है, सब आता है उनको, बच्चों को सब पता है। बच्चे आपकी आंखों से आपकी सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। हम बच्चों को, आज के समय में हम बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और आप अगर ये ना, कच्ची मिट्टी है आज का, मैं कहूंगी युवा भी कच्ची मिट्टी है। आज 18-20 साल के बच्चे को भी अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो आप जिस मोड में चाहेंगे उस मोड में ढाल सकते हैं। करेक्ट। तो आपको उन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा उनको अपनी फीलिंग्स बतानी होंगी, और आप देखिएगा कि आपका बच्चा बैक बेंचर से कैसे फर्स्ट बेंचर बनता है। बिल्कुल। आपने लगभग सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हमने बातों में। एक चीज अभी भी शायद हमारी छूट गई बीच में, आपकी जो जर्नी रही, आई थिंक 2002 से आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया और 2024 चल रहा है। तो जो 24 साल हैं, अगर मैं इसको समरी करूं पूरा, तो ऐसे कौन से एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे, एक या दो, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आए, और ऐसे एक या दो कौन से चैलेंजेस थे जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया? मतलब पूरी 90 डिग्री कहते हैं ना, रोटेशन ऑफ लाइफ। क्योंकि हो सकता है कोई उसी मोड़ पे खड़ा हो आज और वो ये पॉडकास्ट देखे और वो आपका वो एग्जाम्पल सुन के उसको भी लगे कि हाँ यार, ये मैं भी कर सकता हूँ, या मैं ये क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे भी करना चाहिए। कभी कभी हम, हो सकता है अनजाने में, किसी के लिए इतना बड़ा मोटिवेशन पैदा कर देते हैं कि उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। थोड़ा मुश्किल है 24 साल को सम अप करना, मुझे मालूम है आपके लिए 24,
मतलब 12 महीने भी सम अप करना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। देखिए, मैं अपनी दो चीजों को इसमें इन्वॉल्व करूंगी, एक सोशल, एक अपने बिजनेस। ओके। सोशली मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मैं एक बार कहीं एक प्रोग्राम में गई थी, एक पोलियो की ड्राइव चल रही थी हम लोगों की। सो मैं एक अपने ग्वालियर के रेलवे स्टेशन के पास गई, तो वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था एंड वो कुछ सेक रहा था। सो आई एम शॉक्ड कि ये कर क्या रहा है। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोलता है चूहा भूंज रहा हूँ। ओहो, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, इसको भूंज के खाऊंगा मैं। माय गॉड। मतलब उस दिन मुझे उस खाने की कीमत, उस दिन मुझे उस बच्चे के चेहरे पे जो एक मायूसी थी, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने हमें बहुत ब्लेस किया है और शायद बहुत जरूरत है सोसाइटी को। और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। आप विश्वास करेंगे, अभी भी हमारे ग्वालियर शहर में बच्चे जो है ना, वो आपका ये पंचर जोड़ने वाले ट्यूब का नशा करते हैं। हाँ, वो तो ऑलमोस्ट सभी शहरों में ये। तो मेरा एक कहना है ना, मेरा एक कहना है कि यार गरीब को खाना मत खिलाओ, मत खिलाओ गरीब को खाना। कोई जरूरत नहीं है आपको खाना खिलाने की। मत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करो, इन लोगों का भला करो, क्योंकि आप इनका भला नहीं कर रहे हो, आप इस देश का भला कर रहे हो। मतलब मैं उस दिन शॉक्ड हो गई कि लाइफ ऐसी भी है। मैं वहां पर से एक पोलियो की दवा पिला रहे थे हम, तो एक महिला थी, उसने अपने बच्चों को, मैं ग्वालियर शहर की बात बता रही हूँ सर, कहीं और की नहीं बता रही हूँ, उसने अपने बच्चे को टाट में छुपा दिया। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा बच्चे कहाँ गए तुम्हारे? तो मैंने कहा तुमने अभी तो हमारे सामने छुपाया। नहीं, आप तो दवाई पिला के चले जाओगे। अवेयरनेस की कमी। हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा तो कौन आएगा? सही बात है। तो मैं रियली उतनी बुरी तरह से वो उसको डर गई थी एंड मैंने जो फील किया वो सोच से परे था। तो इस तरीके के काफी सारी चीजें हो जाती हैं जब हमें लगता है। और मेरा यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहना है कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर अगर आपके कारण मुस्कुराहट आ सकती है, तो आप ये मानिएगा कि आपका वो दिन सफल है। और आप प्रयास करिए कि पर डे कोशिश करिए कि मुझे एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब अगर हम रोज एक जने के लिए भी काम करेंगे तो साल में कम से कम 365 लोगों को आप खुश कर सकते हैं जीवन। क्योंकि देखिए, खाना खिलाना बहुत आसान है, पर व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाइए, ताकि वो मछली पकड़कर जिंदगी भर अपनी आजीविका चला सके। स्किल बनाए, बेसिकली लोगों में स्किल डेवलपमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सबको फायदा करेगा। तो ये सब चीजें जो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, एक आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले हमारे एरिया में बाढ़ आई थी। हाँ, कुछ साल पहले बारिश जब तेज हुई थी, बाढ़ बहुत आई थी। मुझे मौका मिला ऐसी जगहों पे जाने का, और मैं ग्वालियर वासियों का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मतलब मेरा अगर कोई कहेगा कि आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, तो मैं अपनी फैमिली के बाद अपने पूरे ग्वालियर वासियों को क्रेडिट देना चाहूंगी। जो मुझे ग्वालियर के लोगों का सपोर्ट मिलता है, जो मुझे उनका स्नेह मिलता है, मैं मानती हूँ कि वो मेरे लिए अनमोल है। तो उसमें मैं ग्वालियर वासियों का धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी मदद की, उन लोगों की मदद करने के लिए। सर आप विश्वास मानेंगे, हमने जो गेहूं देखा है बहुत अच्छा देखा है सर। बाढ़ में गेहूं गीला हो गया था, उसके बाद वो सड़ गया था, उस गेहूं को सुखा के उसकी रोटी बना के खा रहे थे। ये मेरे आंखों देखी है। वो गांव के लोग अपने कितना 100 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहे हो, 4 पतली पतली लकड़ियां लगी हुई थी और उसपे प्लास्टिक की पन्नी बंधी हुई थी। उन घरों में वो लोग रह रहे थे, सब कुछ बह गया था। तो आप अगर चाहें तो इस सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जीवन में याद रखिएगा, जो भी काम कर रहे हैं टॉप पर आना है हमें। अगर आप अपनी लाइफ में टॉप की आशा रखते हैं तभी आप लाइफ में सक्सेस है, अदरवाइज नहीं। मैंने आजकल बहुत लोगों का देखा है, आज यहाँ, कल यहाँ, परसों यहाँ। आपको इससे सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज एक बिजनेस नहीं चला तो हमने दूसरा किया, दूसरा नहीं चला हमने तीसरा किया। नहीं, अगर हर्डल्स आ रहे हैं तो उनको खत्म करना होगा। जैसे मैंने अगर अपने बिजनेस को वाइंड अप किया, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आप लाएंगे इसलिए मैं पहले ही आपको वाला था, आपने पहले जवाब दे दिया। इसलिए मैं आपको पहले आंसर दे दूं कि फ्रेंड्स, अगर मैंने उस बिजनेस को वाइंड अप किया
तो मैंने उसके अलावा अपना इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया था, हम्म। क्योंकि मेरे पैरेलली 2 बिजनेस चल रहे थे एंड मैं एक नए बिजनेस को इतने बड़े रूप में, और आज की डेट में मैं अपने इस बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ। आज हमारे ग्वालियर शहर में ग्वालियर वासियों के सहयोग से काफी सारे शोरूम्स हैं एंड अब हम लोगों का फोकस ग्वालियर से बाहर भी होता जा रहा है। हम लोगों ने ग्वालियर के बाहर भी अपने शोरूम ओपन, और हम एक इसकी चेन डेवलप कर रहे हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्वालियर के आसपास एमपी में सभी जगह हम अपने शोरूम्स को ओपन करना चाहते हैं। तो लाइफ में हमेशा टॉप के लिए रहना है हमें। अब आपने जैसे टॉप की बात करी, हम कुछ ऐसे ब्रांड नेम, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो कमर्शियल हो जाएगा, कुछ ऐसे हमारी कंट्री में ब्रांड नेम्स हैं जिन्होंने एक शोरूम या फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस से शुरुआत की थी और आज ऑलमोस्ट पैन इंडिया उनकी रीच है और एक ब्रांड वैल्यू है। तो क्या आपने कोई ऐसा टारगेट सेट किया है कि इस टाइमलाइन तक हम अपने ब्रांड को इतने सिटीज में, इतने स्टेट में या इस लेवल पे लेके जाएंगे, और अगर किया है तो वो क्या नंबर्स हैं, अगर आप ओपन बताना चाहें? और क्या हम ग्वालियर से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द हमारे ग्वालियर से भी एक ऐसा ब्रांड निकलेगा जो पूरे पैन इंडिया में अवेलेबल होगा? देखिए, प्रश्न बहुत गहरा है और उत्तर देना इतना आसान नहीं है। बट ग्वालियर वासियों का इतना स्नेह हमें मिल रहा है और हमारा प्रयास है कि वाकई में हम लोग ग्वालियर वासियों का नाम हर शहर में रोशन कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। और प्रयास है कि जल्द ही हम और बड़े बड़े शहरों में अपने शोरूम्स खोलें। कितने खोलेंगे ये तो पता नहीं, और कितने टाइम में खोलेंगे ये भी नहीं पता। बट हाँ, विशाल एंड रिजुल ग्वालियर के बहुत बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं और ग्वालियर के लोग उन पर विश्वास करते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहले हमारी जो स्टार्टिंग थी वो हम लोगों के कूलर की बिजनेस की थी। हम लोग कूलर अलमीरा में डील करते थे। Correct. लेकिन ग्वालियर का इतना स्नेह मिला कि हमने फर्नीचर भी कवर किया। फर्नीचर के साथ हमने ऑल रेंज फर्नीचर की कवर की। फिर ग्वालियर की डिमांड आई कि आप फर्निशिंग में भी डील करें, तो हमने फर्निशिंग का भी हमारे पास पूरा है कि हम लोग फर्निशिंग में भी डील कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी कदम रखा और आज हम लोग मॉड्यूलर किचन में भी डील कर रहे हैं। सो एक ही फोकस है कि हमारी अगर यूएसपी देखी जाए तो हमारी एक ही यूएसपी है, और हर व्यक्ति को बिजनेस में यूएसपी बनाना बहुत जरूरी है कि आप तो आइए, आपको क्या चाहिए वो हमारे पास मिलेगा। ओके। अब अगर हम थोड़ा सा बिजनेस से हटके हम शहर के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं शहर की बात करता है और शहर की बारे में बात करता है। तो आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, उसकी ग्रोथ और फ्यूचर जो ब्रॉडकास्ट होता है कि हम इतने साल में ये सब चीज़ें आपकी ऑलरेडी, क्योंकि बिजनेस है तो वो सेटअप पहले से माइंडसेट होगा और डेफिनेटली कंपटीशन की वजह से हर चीज़ ओपनली नहीं बताई जा सकती। तो हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमें नई नई खुशखबरियां सुनने को मिले और एक ऐसा ब्रांड यहाँ से निकले जो कल को हम भी बता पाएं कि भैया ये हमारे ग्वालियर ब्रांड ग्वालियर से निकला है और आज इतने अच्छे मुकाम पर है। एज एन ग्वालियर, आप अगर शहर की बात करें, हम लोग इन कंट्री के सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट पे हैं। मध्य प्रदेश हृदय माना जाता है देश का, जिसमें ग्वालियर स्पेसिफिकली कुछ ऐसी जगह पर उपलब्ध है जो नॉर्थ कॉरिडोर हो गया या साउथ कॉरिडोर हो गया, बाय रोड, बाय एयर, बाय रेलवे, सबसे अच्छी कनेक्टिविटी के साथ है आज। अभी रिसेंटली एक कॉन्क्लेव भी हुआ, बिजनेस कॉन्क्लेव, इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप फ्यूचरिस्टिक वे में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिटी को किस लेवल पे देखते हो? दूसरा मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर हम ग्वालियर को एज एन सिटी माने तो क्या हम टीयर 3 से टीयर 2 या टीयर 2 से टीयर 1 की ओर जा रहे हैं? कहाँ पे आपको लगता है कि चैलेंजेस हैं इस शहर के लिए? शायद जो लोग हमें सुनेंगे बाद में पॉडकास्ट में वो भी उससे इत्तेफाक रखते होंगे और कहीं ना कहीं वो सोल्यूशन भी चाहेंगे। तो अगर आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं तो उनके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट चाहती है लोगों का। अभी जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ऑफलाइन, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि ग्वालियर के लोग आगे आएँ और इस सिटी को भी हम बाकी जो एमपी में शहर हैं जैसे इंदौर हो गया या भोपाल हो गया जो ग्रो कर रहे हैं, उसी तरह से हम ग्वालियर को भी ग्रो करें। तो ग्वालियर टू ग्लोबल का जो सपना है, जो एक विजन लोग लेके चल रहे हैं और हम थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं, ग्वालियर के बहुत सारे लोग अब्रॉड में सेटल्ड हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो वापस ग्वालियर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर की संभावनाएं हैं इस शहर को लेकर? देखिए, ग्वालियर संभावनाओं का तो खजाना है सर। बिल्कुल। अब ये है कि अपॉर्चुनिटी
कैश होती है कि नहीं होती है। ग्वालियर में अगर हम बात करें कि बिजनेस, ग्वालियर का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कोई भी बिजनेस अगर ग्वालियर ग्रो होगा तो कैसे ग्रो होगा? एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, ग्वालियर ग्रो होगा तो कैसे ग्रो होगा? बिजनेस बढ़ेगा तो ग्वालियर ग्रो होगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा? हमें उन पॉइंटों पे फोकस करना होगा। अभी सिंपल सा एक वो है कि मैं ठीक है ना, रोजी रोटी आ रही है, काम चल रहा है, जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे, कंजर्वेटिव माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे, बाहर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और मेरा भी सपना है कि ग्वालियर इतना ग्रो करे कि हम भी प्राउडली प्रेजेंट कर सके कि हम ग्वालियर के हैं। ग्वालियर में क्या नहीं है? अगर आज बात करें तो ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से थे, तो उन्होंने पूरे इंडिया पर राज किया। तानसेन ग्वालियर से थे। मतलब हम ग्वालियर की बात करें तो कोई छोटी चीज नहीं है ग्वालियर, बहुत रत्न लेकिन है हमारे यहाँ से। बहुत रत्न है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर ग्वालियर में हमें जो प्रमोट करना चाहिए हम उन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे। कैसे बिजनेस ग्रो होगा? जब यहाँ टूरिज्म आएगा। सिंपल फोकस है, ग्वालियर ग्रो होगा टूरिज्म से। सर कोई भी सिटी ग्रो हो रही है, आप इंदौर देख लो, आप आगरा देख लो, आप घूमने के जहां पर भी वो हैं, आप पॉइंट्स वो देखेंगे, वहां बिजनेस ग्रो कर रहा है क्योंकि वहां पे टूरिज्म है। हमारे ग्वालियर के आसपास इतना टूरिज्म है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। ना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना हम लोगों को बता रहे हैं। इसमें मैं कहूंगी ग्वालियर की भी जनता का कसूर है। करेक्ट। जब भी कोई अगर आपको फोन करके पूछता है ग्वालियर में कहाँ जाएं, आप क्या बोलते हैं? किला घूम लो। उसके अलावा ग्वालियर में कुछ खास है? बस और कुछ नहीं है, एक दो चीजें हैं बस। सर हमको ही नहीं पता कि ग्वालियर में क्या क्या है। हमें अपने ग्वालियर के टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे ही हम अपने ग्वालियर के मितावली, परावली, आप कितनी चीजें हैं, अगर हम एक लिस्ट बनाएंगे ना तो लिस्ट कम पड़ जाएगी। हम गोवा जाते हैं, हम नॉर्थ गोवा में रुकते हैं और हमें साउथ गोवा घूमने जाना होता है, कितना डिस्टेंस है, लेकिन हम फिर भी उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर ग्वालियर की बात करें और यहाँ से अगर हमें 50 किलोमीटर दूर जाना है तो हम जाएंगे नहीं। हमें 40 किलोमीटर दूर जाना है तो हमें दूसरा शहर लगने लगता है। तो हमें सबसे पहले अपने ग्वालियर के टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। जब हम ये बोलना शुरू करेंगे कि हमारा ग्वालियर अच्छा है, तब ग्वालियर अच्छा होगा। जब हम ये बोलेंगे कि ग्वालियर में बहुत अच्छा टूरिज्म है, तब टूरिस्ट बाहर से आएंगे और वो यहाँ की चीजों को देखेंगे। तो सारा खेल हमारा है। हम अपने ग्वालियर को कितना आगे ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ग्वालियर के बारे में जैसे आपने बोला, टूरिज्म एक पॉइंट हो गया। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही बात है कि अगर हमारे पास हमारे कस्टमर, क्योंकि बिजनेस जो चलता है वो कस्टमर माइंडसेट से चलता है और कंजर्वेटिव माइंडसेट से हमको बाहर आना पड़ेगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपको नॉर्मल चैलेंजेस क्या लगते हैं एज एन सिटी, जो अगर एक बिजनेसमैन हो गया या एक नॉर्मल जो एक शहर में रहने वाला इंसान है, उसके लिए जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, ऑब्वियसली बात है कि हम सारी चीजें तो नहीं बोल सकते, वो सभी को पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हम ठीक कर सकते हैं, आप और हम मिलके ठीक कर सकते हैं, हमें किसी के लिए वेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी आपको चीजें लगती हैं? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात बहुत सही है और मैं यहाँ पर जो बोलूंगी तो शायद ग्वालियर वासी कहेंगे कि ऐसा बोला मैडम ने, लेकिन जब हम ग्वालियर वासी एक हो जाएंगे ना सर, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। देखिए ग्वालियर में हरियाली की कमी है, कौन दूर कर सकता है? हम ही लोग कर सकते हैं। एक एक पौधा लगाना है हमने। सही बात है। 15 लाख जो 16 लाख जो जनसंख्या है, उतने पौधे 1 मिनट में लग जाने। एक दिन अगर सब लोग पौधे उसमें आ जाएं तो सर क्यों हम सरकार के ऊपर बैठे हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ग्वालियर का ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, क्यों खराब है? हम ही लोग गलत गाड़ियां चला रहे हैं और ट्रैफिक को ओवरलोड कर रहे हैं बेवजह। जैसे अब हमें कार से कहीं जाना है तो हम उसको 2 व्हीलर से भी पार कर सकते हैं, हम उसको डिस्टेंस को छोटी सी जगह दूरी जाना है किसी को, तो वो हम ये हमारे ऊपर है। ये तो मुझे भी लगता है कि ये जिम्मेदारी हमारी है, जो नहीं कर रहे, नहीं करते। तीसरी चीज, इंदौर साफ है। विदेश जाते हैं, विदेश में हम कचरा फेंकने में 10 बार सोचते हैं, बिल्कुल फेंकते ही नहीं है। ग्वालियर का इंसान जब इंदौर जाएगा या किसी और कंट्री में जाएगा तो वो वहां गंदगी नहीं करेगा, लेकिन अपने शहर को कंफर्ट जोन मानते हैं। उन्हें लगता है कोई दिक्कत नहीं, कौन देख रहा है, डाल दो। तो सर मैं तो ये मानती हूँ, देखिए सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। राजनीतिक पार्टीज हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगी, सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन
नागरिक अगर की जिम्मेदारी। नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए, अगर मैं और आप अपनी जिम्मेदारी निभा लें, तो सर किसी को कुछ करने की जरूरत। और मैं तो कहती हूँ इसको हमें एक एग्जाम्पल सिटी बनाना चाहिए। हमें पूरे ग्वालियर वासियों को एक होके एक ऐसी एग्जाम्पल सिटी बनाए जो वर्ल्ड में फेमस हो जाए, और हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। एक दिन आप हम लोग ये आह्वान करते हैं कि ग्वालियर में जितने लोग हैं वो एक पौधा लगाएंगे, उस एक पौधे की केयर करेंगे। सर संस्थाएं जाती हैं, सैकड़ों पौधे लगाती है, जरूरत ही नहीं है एक व्यक्ति एक पौधा लगाए उसकी केयर करे। हम अपनी जिम्मेदारी ले लें कि मुझे जब गाड़ी पार्क करनी है तो पार्किंग में सही जगह पे पार्क करनी है, सर ट्रैफिक नहीं होगा। हम अपनी जिम्मेदारी ले लें कि जब मैं घर से निकल रहा हूं तो मेरे को कचरा रोड पर नहीं डालना है, या मैं अपने जब घर का कचरा है वो मुझे कचड़े मतलब जो एक प्रॉपर जगह है मुझे वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय करना है। सर कहाँ आप बताइए क्या चीज रह जाएगी। सही बात है, बेसिक एथिक्स अगर लोग फॉलो कर लें शहर में, और काफी चेंजेस आए भी हैं कुछ साल से। मैं खुद पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आज से लगभग 10 साल पहले जो एक शहर का एक माइंडसेट होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। जब से यूथ जो अभी जो करंट यूथ है वो ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड माइंडसेट का यूथ है, और मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल में इसके आउटकम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सर मैं ये मानती हूँ कि ग्वालियर में पहले रेड लाइट की कोई वैल्यू नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं, एक नॉर्मल बता रही हूँ सर। हाँ, लेकिन आज के टाइम में उस रेड लाइट की वैल्यू हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब दंड मिला तब उसकी वैल्यू हुई, दंड के बाद। सही बात है सर। हमारा जो बच्चा आ रहा है ना उसको स्कूल में अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। और एक बार मैं अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी कार से, देन वो मुझे 2 सेकंड पहले ही बोल दिया, मम्मा रेड लाइट है, गाड़ी क्रॉस मत करना, रोड क्रॉस मत करना। तो बच्चे बहुत अवेयर हो चुके हैं, और जो आज का यूथ आ रहा है वो बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है। सिर्फ हमें उसको थोड़ा सा पुश, थोड़ी सी फ्रीडम, और थोड़ी सी कह सकते हैं कि यस तुम कर सकते हो, थोड़ा सा पॉजिटिव इनपुट जो होता है ना, जरूरी पुश तो देना सर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो एज एन सिटी हमने जैसे डिस्कस किया कि हमने सिटी वाइज भी हमने बात कर ली, हमने सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर ली। तो लास्ट में अब सारी चीज़ों को समअप करके मैं बिल्कुल एंड पर इस पॉइंट पे आ गया हूँ। वैसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं बट काफ़ी लंबा हो जाएगा, और फिर अगली बार फिर हम दोबारा से शायद चर्चा करेंगे कुछ और मुद्दों पे। तो समअप अगर मैं करूं कि एज एन यूथ स्पीकर, क्योंकि आप काफ़ी सारी जगहों पर जाते हो और बच्चों के साथ और यूथ के साथ इंटरेक्ट करते हो, आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, ये तो हम सब मान चुके हैं। बिल्कुल। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी जना हो, वो इसकी पावर को समझ चुका है। तो आपको क्या लगता है जो यूथ अभी सोशल मीडिया पे अपना सबसे ज़्यादा समय जो व्यर्थ कर रहा है या व्यस्त कर रहा है, व्यर्थ मैं नहीं शब्द बोलूँगा क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो भी वो कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आपको क्या लगता है क्या इसका कोई आउटकम है, या इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, या फिर जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है? देखिए डिपेंड है वो उस पर कर क्या रहा है। अगर वो उस पर कुछ मैंने जैसे पहले भी कहा था, वो अगर उस पर कुछ नॉलेज गेन कर रहा है तो इट्स ओके। सोशल मीडिया मैं मानती हूँ बहुत अच्छी चीज है, मैं मानती हूँ कि आप चाहें उससे बहुत कुछ आउटकम निकाल के ला सकते हैं, बट क्या आप निकालना चाह रहे हैं? तो ये पूरा माइंडसेट उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो व्यक्ति क्या करना चाहता है। अदरवाइज आप चाहें तो सोशल मीडिया के थ्रू इतना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया के थ्रू इतने कनेक्शंस बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया के थ्रू इतने नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सारा, जैसे आपकी सोशल मीडिया की बात आ रही है, तो कई बार ह्यूमन बीइंग एज अ फेसबुक इंस्टा खुल ही जाता है, तो मैं कई बार देखती हूँ तो मैं बहुत सारे यूथ को, अच्छा वो सही काम कर रहा है, वो जो एक बेतुकी सी रीलें बनती हैं वो सही कर रहा है, क्योंकि वो लाइक फॉलोअर बढ़ा के उसका तो अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन देखने वाला क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखने वाला अपना समय खराब कर रहा है कि हम अपना टाइम क्यों, मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा बोलती हूँ कि बेटा मोस्टली आज के टाइम में 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों के भी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट है। बिल्कुल है। एंड मोस्टली टाइम उनका फिंगर जो है वो स्क्रॉल करने में जा रहा है, एंड उससे उनको क्या अर्न हो रहा है। मैं हमेशा उनको यही बोलती हूँ बेटा आपको क्या मिल रहा है, उनको तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप उसको किस वे में ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इससे बहुत कुछ
हासिल कर सकते हैं और आप चाहें तो इससे बहुत कुछ गंवा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाता है तो उसका 1-1.5 घंटा कहाँ किल होता है उसको पता नहीं चलता। करेक्ट। तो समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, समय का सही उपयोग कर कर आगे बढ़ना है। आपको हमेशा अपना निशाना जो है ना, वो अर्जुन ने जो लक्ष्य को साधा था उस तरीके से आपको निशाना अपना बना के रखना है। अगर आप अर्जुन की तरह नहीं हैं तो आपका लक्ष्य हमेशा आपसे भटकता रहेगा। हमने बात की शुरुआत शायद समय से ही की थी। आपने कहा था कि सबके पास 24 घंटे बराबर है, और अंत में आते आते आपने उसी पे समअप भी किया कि अपना जो समय है वो व्यर्थ ना करें। आई थिंक यही मोटिव है कि अगर आप जो अभी वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, वेस्ट कहूँगा क्योंकि उसका कोई आउटकम नहीं है, ऐसा आपने बोला। अगर आउटकम है तो ठीक है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में कि हमने को नॉर्मल स्टडी करना है, कुछ स्किल सेट डेवलप करना है, उसके बाद अगर आप फ्री हो जाएं तो आप अपने एंजॉयमेंट के लिए आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समय को सही, तो हमारा जो एज ग्रुप है या जो हम एज से बीत रहे हैं अभी एज एन यूथ, वो टाइम अगर हम अपना खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम जाके वापस नहीं आने वाला, और फिर आपको रिग्रेट ही होगा आगे जाके 20-25 साल के बाद, जब आप देखोगे कि अरे हमने उस समय पे अगर इसको यूटिलाइज किया होता तो आज ये नॉलेज हमारे पास होती। तो बहुत अच्छा आपके साथ आज चर्चा रही मैम। काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली, कुछ ऐसी जानकारियाँ भी मिली जो शायद मुझे पर्सनली आप किसी के बारे में नहीं पता थी, और आपने यूथ को भी मोटिवेट किया, आपने पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया, आपने पूरे ग्वालियर की जनता को भी मोटिवेट किया। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार हम बहुत जल्द दोबारा से बैठें, कुछ और मुद्दों पर बात करें। आपका क्या ओवरऑल फीडबैक रहा इस तरह के सेशंस हमको, जो हम लोग जी मंच के माध्यम से करते हैं, हमें किस तरह के लोगों को और बुलाना चाहिए, ऑडियंस के लिए क्या अच्छा है, थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाएं तो हम अपने आने वाले जो एपिसोड्स हैं या पॉडकास्ट हैं उनमें उस चीज़ों को कवर करेंगे। जी, मेरा आपसे ये कहना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी एक प्रोग्राम किया था, मैं उसको अभी भी कंटिन्यू में करूंगी। देखिए, अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो यूथ है। बिल्कुल। और जो ग्वालियर के ऐसे यूथ हैं, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया था उसमें जो ग्वालियर के यूथ किसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं, मैंने उन लोगों को बुलाया था, उनका हमने स्पीच कराया था कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ में, उनसे उन्हें मोटिवेट, क्योंकि यूथ को यूथ मोटिवेट कर सकता है। करेक्ट। हमने उनका एक टॉक सेशन रखा था, और हमने एक सेशन में सिर्फ 3 से 4 स्पीकर प्लान किए थे, आधा घंटे का उसमें सेशन होता था। तो मेरा आपसे यहाँ से रिक्वेस्ट है कि जो यूथ ग्रो कर रहा है, जिस यूथ से हम इंस्पायर हो सकते हैं, आप ऐसे लोगों को यहाँ पर जरूर बुलाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है सर। अगर हमने इस समय अपने यूथ को सही दिशा नहीं दिखाई तो सर हम फिर से उसी कहते हैं ना, पीछे की दौड़ में आ जाएंगे जहां हम पहले खड़े थे। हमारी कोशिश वही है कि जैसे अब कंटेंट की बात होती है कि कंटेंट आ रहा है, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि उस सारे कंटेंट में कहीं एक पॉजिटिव कंटेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख रहा है, नेगेटिव वाला। अगर वो पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं दिखेगा तो उसको डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम खुद भी करें और लोगों को मोटिवेट करें कि इस तरह के कंटेंट बनाएं। शहर को ग्रो करने में सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से यूथ का होता है, और यूथ को मोटिवेट करने के लिए आपका और हमारे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और भी लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि भाई हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना हम वो नॉलेज लेके जो प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं या यूथ जिस प्लेटफॉर्म पर है वहां जाकर उनको वो इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कही हुई एक बात किसी की पूरी लाइफ चेंज करे। सर, मैंने कहीं पर 4 लाइनें सुनी थी। मेरे हर इंटरव्यू में मैं लाइनें जरूर बोलती हूँ, और अगर कोई कहेगा ना कि आपकी लाइफ में चेंज कहाँ से आया, सिर्फ वो लाइनों से मेरी लाइफ में चेंज आया था। जो आपने अभी बात कही ना, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कि हो सकता है किसी की एक लाइन आपके जीवन की दिशा को बदल दे। तो जब मैंने वो 4 लाइनें कहीं पढ़ी थी, वो जिस दिन मैंने पढ़ी थी उस दिन मेरे दिमाग में और मेरे दिल में इस तरीके से हो गई कि मैंने उन लाइनों को दोबारा कभी पढ़ा ही नहीं। तो किसी ने लिखा था कि बन सहारा बेसहारों के लिए, बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सको तो जी हजारों के लिए, जी सको तो जी हजारों के लिए। क्या बात। एक 2-3 दिन पहले मैं भी कहीं कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं कि कभी जिए ही नहीं। तो हमें अपने कंसेप्ट को बदलना होगा। और अगर हम उस कंसेप्ट को बदल देंगे
सिर्फ मोटिवेट करना है सर। करेक्ट। आपको आज के टाइम में किसी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे और आपके 4 मोटिवेटेड वर्ड जो उसको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर दें। आप उसको कुछ मत दीजिए, आप देखिएगा वो कितनी जल्दी ग्रो करेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और इतने सारे मुद्दों पे और इतनी सारी चीज़ों पे बात हो गई आज, और डेफिनेटली हम लोग जल्दी दोबारा बैठेंगे और बात करेंगे। तो मैं अब लास्ट में सभी से ये बोलना चाहूँगा कि आज का जो आपने पॉडकास्ट पूरा सुना, देखा, अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में जाके डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेरीज हैं मैम से या हमसे रिलेटेड, तो आप डाल सकते हो। हम डेफिनेटली उस क्वेश्चंस की जो भी रिप्लाई होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे, और डायरेक्टली आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो वो डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाना चाहें और पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम जितने लोगों के साथ बांटेंगे ये भी किसी की हेल्प है। हम लोग खुद तो समय नहीं निकाल पाते कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन अगर कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सकें, और हम सबको मिलके शहर के लिए कुछ अच्छा करना है। आज आप हमारे बीच आए, आपने जी मंच को समय दिया, और हमारे लोगों को और हमारे शहर को आपने मोटिवेट भी किया, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, अपनी पर्सनल डिटेल्स भी बहुत सारी ऐसी बताई जो हमें नहीं पता थी, वो भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। थैंक यू वेरी मच मैम। डेफिनेटली हम लोग दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी को। थैंक यू आप सभी को।